इकट्ठा हो जाते हैं, उसमें से फिर हमारी तनख्वाह आती है। आज हमारे कुरुक्षेत्र जिले में 28 ग्राम पंचायतों में कचरा से कमाई का यूनिट लग चुका है। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए जी। हर एक घर में मान ले, पहले से लोगों को समझाओ भी जो अपना घर का कूड़ा कचरा है उसको बाहर मत फेंको, ये नालियों में जाएगा, नालियाँ ब्लॉक होंगी, मक्खी मच्छर पैदा होंगे, इससे बीमारियां फैलेंगी। इसमें मान ले डस्टबिन लगाओ, डस्टबिन में कूड़ा रखो। जो हमने एक ठोस कचरे का प्रबंधन यूनिट बनाया, इसमें देख देख के लोग पूछते हैं हमको भी इसको क्या करते हैं आप। तो देख देख के लोगों में इतनी जागरूकता आ गई ना, हर एक घर में आपको ये मिलेगा भी। हर एक कच्चा गत्ता है, पक्का गत्ता है। पहले शुरू शुरू में काफी आता था, अब जैसे लोगों में जागरूक आ गई, अपना अपना खुद बेचने लग गए लोग। हमें यही समझाना लोगों को भी बाहर मत फेंको इसको। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं संजय कुमार सिंह, विज्ञान शिक्षक, ऑनलाइन कक्षा की इस सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको आपकी विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 6 जैव प्रक्रम का भाग 1, जिसके अंतर्गत पोषण के बारे में है, उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, अगर हम आपसे पूछें कि सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, जैसा कि आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि सजीवों के लक्षण होते हैं वृद्धि, गति, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, कोशिकीय संरचना, जनन, ये सभी जीवन के लक्षण होते हैं। लेकिन इनमें से ये 4 लक्षण, पोषण, श्वसन, वहन या उत्सर्जन, ये हमारे शरीर के जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इन्हें ही हम जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। अर्थात वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रम करते हैं। अनुरक्षण का अर्थ होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस यानी रख रखाव। जब हम कोई भी मकान बनाते हैं या मोटरसाइकिल खरीदते हैं या कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, जिससे कि वो भली प्रकार से अच्छी तरह से चलती रहे। उसी प्रकार से शरीर को भी अच्छी तरह से चलाते रहने के लिए हमें उसका अनुरक्षण या मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो मेंटेनेंस करने के लिए ये 4 प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे शरीर में की गई हैं: पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। आज इस सत्र में हम पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवों के शरीर में कई प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं, जिन्हें हम उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। इनमें से कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके अंतर्गत हमारे शरीर में नए नए पदार्थों का निर्माण होता है, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके अंतर्गत विभिन्न पदार्थों का विखंडन होता है। तो इन सभी क्रियाओं को हम सम्मिलित रूप से उपापचयी की क्रियाएं कहते हैं। तो इन उपापचयी क्रियाओं के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमको कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। तो जीवों के शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमको भोजन से प्राप्त होती है। तो इस भोजन को जब हम शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, तो इस भोजन के साथ विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, और अंततः भोजन जो होता है वो कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। तो कोशिकाएं इस भोजन को ग्रहण करती हैं और अपने जीव द्रव्य में मिला लेती हैं, और इससे शरीर की वृद्धि होती है और अपने अन्य विभिन्न कार्यों को करती हैं। तो इस प्रकार से भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने से लेकर उसे कोशिकाओं तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है, उसको हम पोषण कहते हैं। या कोई एक क्रिया ना होकर के कई क्रियाओं का मिश्रण होती है। अब आइए देखते हैं कि पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण मुख्य रूप से
दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का अर्थ है इसके स्वयं ही, स्व का मतलब होता है स्वयं, स्वयं, और पोषी का अर्थ होता है पोषण करने वाला। पोषण करने वाला यानी ऐसे जीव जो अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं, यानी अपना भोजन खुद बना लेते हैं, अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो ऐसे जीवों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। और इस प्रकार की पोषण व्यवस्था को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों, जल तथा प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं। तथा इस प्रकार के पोषण को हम स्वपोषी पोषण या अंग्रेजी में इनको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। स्वपोषी पोषण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषण और दूसरा रसायन संश्लेषण। हम सभी जानते हैं कि हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं, तथा कुछ जीवाणु भी ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं। दूसरा होता है रसायन संश्लेषी पोषण। तो इसमें कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु आते हैं जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों को भोजन के रूप में प्रयोग करते और उनसे अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, जैसे सल्फर जीवाणु या नाइट्रिकारक जीवाणु कुछ ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की क्रिया कर सकते हैं। उसके बाद परपोषी या विषमपोषी पोषण। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, तो उसी प्रकार से ये परपोषी पोषण है वो ऐसा पोषण होता है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, बल्कि दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के जीव जो होते हैं उनको हम कहते हैं परपोषी जीव। ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उनको हम कहते हैं परपोषी जीव। और इस प्रकार की पोषण व्यवस्था को हम कहते हैं परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसको कहा जाता है। और इस प्रकार का पोषण करने वाले सभी प्रकार के जंतु, जितने भी जंतु हैं पृथ्वी पर, वो सभी परपोषी ही होते हैं। और कुछ पौधे जैसे जो हरे नहीं होते हैं, जैसे कवक और कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु, ये सभी विषमपोषी पोषण के अंतर्गत ही अपना भोजन करते हैं। अब आइए देखते हैं कि पादपों में पोषण कैसे होता है। हम सभी जानते हैं कि पौधे हरे रंग के होते हैं और इनमें हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही ये हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बना पाते हैं। और इस क्रिया के लिए ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करते हैं। तो कुछ 4 प्रकार के पदार्थों, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, इन 4 के द्वारा ये अपना भोजन निर्माण स्वयं कर लेते हैं। चूंकि यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की ही उपस्थिति में होती है, इसलिए इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या इंग्लिश में इसको हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस या इसको हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। इस क्रिया का समीकरण देखें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का इस्तेमाल होता है, यानी क्रिया जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच में होती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति अनिवार्य होती है। और जब इन दोनों क्रिया करते हैं तो एक ये पदार्थ बनता है, एक ये पदार्थ बनता है और एक ये पदार्थ बनता है। जैसा कि इस पदार्थ के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है, ग्लूकोज, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। और CO और ये O2 बनता है, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन गैस के रूप में बनती है और ये H2O जल। तो इस क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन का निर्माण होता है, यानी इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पाद के रूप में निकलती है। ग्रहण कौन सी गैस की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पौधे इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और बदले में हमको ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हरे पौधे जो होते हैं वो हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो किस प्रकार शुद्ध करते हैं, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही हरे पौधे हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। किस प्रकार करते हैं, क्योंकि
कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं, और ये ऑक्सीजन ही विभिन्न प्रकार के जीव, सभी जीव जो होते हैं वो श्वसन क्रिया के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं और इसी क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? यूं तो प्रकाश संश्लेषण एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, उसमें कई क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, लेकिन इन सभी क्रियाओं को अगर हम समराइज करें, थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं, तो मुख्य रूप से 3 क्रियाएं होती हैं। सबसे पहली क्रिया होती है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी क्लोरोफिल का जो अणु होता है वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और फिर ये रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में तोड़ देती है, यानी जल का जो अणु होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं में टूट जाता है। तो यही ऑक्सीजन जो होती है वो फिर वातावरण में बाहर मुक्त हो जाती है। यानी इस क्रिया में क्या होता है, पहले जल का अणु टूटता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन वातावरण में बाहर निकल जाती है और जो हाइड्रोजन होती है वो हाइड्रोजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करती है, C6H12O6। ये कार्बन डाइऑक्साइड ही हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अगले चरण में ग्लूकोज का निर्माण करती है। तो चूंकि इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन जुड़ती है तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन की क्रिया कहलाती है। तो इसलिए इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। यानी इस क्रिया में जो 3 पॉइंट होते हैं वो होते हैं, पहला क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, दूसरा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना, और कार्बन डाइऑक्साइड का फिर कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। बच्चों, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो पौधे जो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं वो किस प्रकार के अणुओं को टूटने से आती है, क्योंकि यहाँ पर 2 पदार्थ इस्तेमाल होते हैं, H2O और CO2। यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि दोनों जगह ऑक्सीजन होती है, तो ये ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है वातावरण में वो किस अणु के टूटने से निकलती है? तो जैसा कि हमने अभी देखा कि जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है वो किसके टूटने से निकलती है? जल के अणुओं के टूटने से ऑक्सीजन पैदा होती है। तो ये कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि ऑक्सीजन जो उत्पन्न होती है प्रकाश संश्लेषण में वो किसके अणुओं के, कौन से अणुओं के टूटने के कारण उत्पन्न होती है। जैसा कि हमने अभी देखा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं। पहली, सूर्य का प्रकाश। यह भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो उसमें से आवश्यक पदार्थ होते हैं सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, या इसको हिंदी में पर्णहरित भी कहते हैं, पर्णहरित या पर्णहरिम भी कहीं कहीं किताबों में लिखा होता है, पर्णहरित या पर्णहरिम, इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल। और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है तथा जल का इस्तेमाल होता है। तो ये 4 प्रकार के पदार्थ जो होते हैं वो श्वसन क्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें से जो क्रिया होती है वो मुख्य रूप से जल और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में होती है, परंतु सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति अनिवार्य होती है। जब अगर क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं हो पाती है। अब ये ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे भीतर आती है, तो इसके लिए हम सभी जानते हैं कि पत्तियों की सतह पर, खास करके निचली सतह पर जो होते हैं वो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं, इन छिद्रों को हम कहते हैं रंध्र या अंग्रेजी में इनको कहते हैं स्टोमेटा। ये नाम सुना होगा सबने, रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। तो ये पत्तियों की सतह, निचली सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन्हीं से गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, या ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, जैसा कि श्वसन क्रिया के लिए होता है। बच्चों, ये रंध्र जो होते हैं वो सामान्यतः पौधों में दिन के समय जो होते हैं वो खुले रहते हैं, परंतु रात के समय ये रंध्र जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं होते हैं, थोड़ा सा खुले रहते हैं। हम यूँ समझ लें कि दिन के समय रंध्र ऐसे रहता है और रात के समय रंध्र जो होता है वो इतना हो जाता है, जिससे कि हल्की सी दरार बनी रहती है, जिससे कि
रात के समय भी ऑक्सीजन अंदर आती जाती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती रहे, जिससे कि श्वसन क्रिया चलती रहे और कोशिकाएं जीवित रहें, क्योंकि जीवित रहने के लिए श्वसन भी आवश्यक है। तो दिन के समय ये रंध्र खुले रहते हैं और इन रंध्रों के छिद्र को खोलने और बंद करने के लिए ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं दिख रही हैं आपको। ये जो संतरे की फांके जैसे आकार दिख रही हैं, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स। तो इन कोशिकाओं को हम द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स कहते हैं और यही कोशिकाएं इन रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि को नियंत्रित करती हैं। सामान्यतः दिन में खुले रहते हैं तथा रात को बंद हो जाते हैं अधिकतर पौधों में, लेकिन कुछ मरुद्भिद पौधे ऐसे होते हैं जो दिन के समय अपने रंध्रों को बंद रखते हैं, क्योंकि वो ऐसे स्थान पर उग रहे हैं जहां पर पानी की कमी है। मरुद्भिद का मतलब ऐसे स्थान पर उगने वाले पौधे जो पानी की कमी वाले स्थानों में, जैसे रेगिस्तानी इलाकों में उगते हैं। तो ये पौधे अपने शरीर से जल की हानि को रोकने के लिए दिन में रंध्र बंद रखते हैं। अब दिन में रंध्र बंद रखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? तो उसके लिए उन्होंने एक दूसरा तरीका बना रखा है कि ये रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, क्योंकि रात के समय इनके रंध्र खुलते हैं तो ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड या मध्यस्थ उत्पाद बनाकर रख लेते हैं। इसको हम कहते हैं मैलेट या मैलिक एसिड नाम का एक पदार्थ बना करके रात में ये रख लेते हैं और फिर जब दिन में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो तो जल के साथ इसकी क्रिया करके या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके उसको फिर ग्लूकोज में बदल लेते हैं। तो यानी मुख्य रूप से ये कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल जो है वो रात में करते हैं और फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसको दिन में ग्लूकोज में बदल देते हैं। तो ये मरुद्भिद पौधों में रंध्र जो होते हैं वो रात को खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं। अब इसके पश्चात विषमपोषी पोषण, ये तो अभी तक हमने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो स्वपोषी पोषण के अंतर्गत था, क्योंकि हरे पौधे ही ऐसे पौधे हैं जो पृथ्वी पर अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, बाकी अन्य कोई जीव भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। बाकी सभी जीव और जितने भी जंतु हैं वो सभी विषमपोषी ही होते हैं, यानी वो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जंतुओं में पोषण कैसे होता है, इसकी कई चरण हैं। अंतर्ग्रहण, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंजेशन। पाचन, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइजेशन। अवशोषण, इसको एब्जॉर्प्शन। स्वांगीकरण को एसिमिलेशन और बहिक्षेपण को इजेशन। तो ये 4-5 प्रकार की क्रियाएं जंतुओं में होती हैं जिसके द्वारा जंतुओं का पोषण पूर्ण होता है और इस प्रकार के पोषण को हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। सबसे पहले अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना। अब अलग अलग जंतुओं में भोजन को ग्रहण करने के लिए अलग अलग प्रकार की विधियां होती हैं। जैसे मनुष्य अपने हाथों से भोजन को मुख के अंदर रखता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन को सीधे मुख से ही खाते हैं, जैसे गाय भैंस हमने देखा हो, गाय भैंस बकरी वगैरह कुत्ता, ये सभी जंतु जो होते हैं सीधे मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से कुछ जलीय जंतु ऐसे होते हैं जो जैसे एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा, ये अपने पादाभों के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे यहाँ चित्र में देख सकते हैं ये अमीबा है, इसके सामने जब ये कोई फूड पार्टिकल आया या खाद्य पदार्थ का कोई कण आता है तो ये उसके चारों ओर अपने पादाभों को फैला देते हैं और धीरे धीरे करके उसको अपने अंदर बंद कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो अंतर्ग्रहण शब्द का अर्थ ही ये हुआ कि भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना। फिर इसके पश्चात जब शरीर के अंदर ग्रहण कर लिया जाता है तो फिर उसका पाचन करना जरूरी होता है। पाचन का क्या अर्थ है? जो कुछ भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उसमें जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वसा पाया जाता है। ये 3 पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अणु अत्यंत जटिल होते हैं और इन अणुओं को हमारे शरीर की कोशिकाएं सीधे ग्रहण नहीं कर सकती हैं। तो फिर क्या किया जाए? तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इन अणुओं को पहले सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। पहले जो जटिल अणु होते हैं, बड़े अणु होते हैं, इनको छोटे और सरल अणुओं में तोड़ा जाता है जिससे कि आसानी से कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कर सकें। तो इसी तोड़ने की क्रिया को ही हम कहते हैं पाचन। यानी भोजन के जटिल एवं अविसरणशील अणुओं को सरल एवं विसरणशील अणुओं में, विसरणशील का मतलब है पानी में या जल में घुल करके आसानी से प्रवाहित हो सकें, विसरित हो सकें, जिस कोशिकाओं के अंदर आसानी से प्रवेश कर सकें। तो भोजन के जटिल एवं अविसरणशील अणुओं को सरल एवं
विसरणशील अणुओं में बदलने की क्रिया को हम पाचन क्रिया कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न आता है कि पाचन क्यों आवश्यक है, तो हम समझ गए होंगे कि पाचन क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाएं इतनी सक्षम नहीं होती हैं कि वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के जटिल अणुओं को सीधे अवशोषित कर सकें। इसलिए इन अणुओं को पहले सरल अणुओं में तोड़ना आवश्यक होता है और इसी क्रिया को हम पाचन की क्रिया कहते हैं। अब इसमें मुख्य रूप से हमें मनुष्य के बारे में पढ़ना है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया कैसे होती है? सबसे पहले हम भोजन को मुख के अंदर हाथों की सहायता से उठा करके रखते हैं, यानी इस प्रकार से मनुष्य जो होता है वो अंतर्ग्रहण की क्रिया को करता है। फिर उसके पश्चात क्या होता है, हम भोजन को चबाते हैं और चबाने के लिए हमारे मुख में क्या होता है, दांत पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं और इन दांतों की सहायता से हम भोजन को चबाते हैं खूब। साथ ही साथ हमारे मुख की भीतरी दीवारों पर कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं कि जिनको कि हम लार ग्रंथियां कहते हैं। इन ग्रंथियों से लार नामक एक तरल पदार्थ निकलता है जो भोजन के साथ मिलता जाता है और साथ ही साथ हम भोजन को चबाते रहते हैं। तो भोजन के बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में चबा करके बदल लेते हैं। साथ ही साथ ये लार जो होती है वो भोजन के साथ मिलकर के भोजन को मुलायम और चिकना बना देती है। बच्चों, लार में एक प्रकार का एंजाइम भी पाया जाता है जिसे हम टाइलिन या एमाइलेज कहते हैं। लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन या एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। यानी मनुष्य में जो होता है भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। अन्य कई जंतु ऐसे होते हैं जो वो भोजन को चबा करके जल्दी निगल लेते हैं, लेकिन उनके शरीर मुख में भोजन के किसी भी अवयव का पाचन नहीं होता है। लेकिन मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में होता है और वो कार्बोहाइड्रेट इस टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम के द्वारा उसको ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। बच्चों, हम अगर रोटी को सूखी खाएं, थोड़ा सा टुकड़ा रोटी का तोड़ करके सूखा खाएं अगर, तो हमको रोटी प्रारंभ में मीठी नहीं लगती है, फीकी लगती है। लेकिन अगर थोड़ी देर तक उसको हम चबाते रहें तो थोड़ी देर के पश्चात रोटी में हमको हल्की सी मिठास महसूस होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब रोटी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है और वो कार्बोहाइड्रेट जब थोड़ी देर तक मुख में चलता रहता है, जो उसके साथ लार मिक्स हो जाती है, तो उसमें जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। तो ग्लूकोज का स्वाद हम सभी जानते हैं कि कैसा होता है, मीठा होता है। तो इस वजह से रोटी जो होती है वो कुछ समय पश्चात हमको मीठी लगने लगती है। खूब चबाते हैं हम भोजन को, जिससे भोजन खूब मुलायम हो जाता है, उसमें लार मिल जाती है और भोजन चिकना हो जाता है। फिर भोजन को हम निगल लेते हैं और ये निगलने के पश्चात भोजन ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है और आमाशय एक थैली जैसी रचना होती है जो हमारे पेट में बाईं ओर स्थित होती है और इसी में भोजन जाकर के इकट्ठा होता है। जैसे ही आमाशय में भोजन पहुंचता है, यहाँ देखते हैं ये मुख है, मुख में भोजन अंतर्गण होता है। फिर यहाँ से ये एक लंबी नली होती है, इसको कहते हैं ग्रसिका या इसोफेगस, इसको कहते हैं इसोफेगस या ग्रसिका। इस ग्रसिका से हम भोजन को निगलते हैं तो इस लंबी नली से होता हुआ भोजन यहाँ इस थैली नुमा रचना में आ जाता है और इस रचना को हम कहते हैं आमाशय या स्टमक, या स्टमक कहते हैं। जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है, आमाशय में तेजी से सिकुड़ने फैलने लगता है और इस गति को हम कहते हैं क्रमाकुंचन गति। यानी जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है, इसमें क्रमाकुंचन गति आरंभ हो जाती है और इसमें एक प्रकार का रस निकलता है जिसे हम जठर रस कहते हैं। जठर रस जो होता है वो भोजन के साथ मिल जाता है। जठर रस में मुख्य रूप से HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पाया जाता है। जो प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है उसको हम पेप्सिन कहते हैं ये, और ये पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन पर क्रिया करके उसे पेप्टोन तथा पेप्टाइड्स में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे कि पेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है वो आसानी से अम्लीय माध्यम में ही क्रिया कर सकता है। बच्चों, आमाशय में केवल प्रोटीन का ही पाचन होता है। फिर इसके पश्चात भोजन को खूब पीस दिया जाता है। भोजन की इस अवस्था को हम काइम कहते हैं। जब भोजन खूब महीन पीस करके तरल लुगदी नुमा हो जाता है, इस अवस्था को हम काइम कहते हैं। और इसके पश्चात फिर भोजन आगे बढ़ता है और ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी में पहुंचते ही भोजन पर पित्त रस तथा अग्न्याशयी रस अपनी क्रियाएं प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम पित्त रस क्या करता है,
भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, क्योंकि भोजन आमाशय से आता है तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के होने के कारण माध्यम अम्लीय होता है और अम्लीय माध्यम में अग्न्याशयी रस के एंजाइम काम नहीं कर पाते हैं। तो भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है तथा वसा का इमल्सीकरण करता है, यानी वसा की बड़ी बूंदों को वो छोटी छोटी बूंदों में बदल देता है, जिससे कि उनका पाचन आसानी से होकर, जैसे वसा की बूंद है तो इसको छोटी छोटी कई बूंदों में तोड़ देगा, जिससे कि इनका पाचन आसानी से हो जाएगा। इस क्रिया को कहते हैं इमल्सीकरण। जैसे हम लकड़ी के एक बड़े टुकड़े को जलाएं तो आसानी से नहीं जलती, लेकिन अगर उसी लकड़ी का हम बुरादा बना दें तो वो बहुत आसानी से जल जाता है। तो उसी प्रकार से अगर वसा की बड़ी बूंदों को हम छोटी बूंदों में बदल देंगे तो वो आसानी से उनका पाचन हो जाता है। इसके पश्चात अग्न्याशयी रस इस पर भोजन के अन्य अवयवों पर क्रिया करते हैं। जैसे ट्रिप्सिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है अग्न्याशयी रस में, ये पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलता है। एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। और लाइपेज एंजाइम जो होता है ये वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। बच्चों, ये सभी पदार्थ जो होते हैं वो सरलतम अणु होते हैं और ये आसानी से हमारी कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कर सकते हैं। तो गृहिणी में भोजन के लगभग सभी अवयवों का पाचन हो जाता है। इसके बाद पचे हुए इस भोजन को अवशोषण किया जाता है। आंत की दीवारों में अधिकतम भोजन का पाचन हो जाता है, लेकिन अगर कुछ भोजन फिर भी रह जाता है तो वहां पर इसका पाचन करने के लिए एक विशेष प्रकार का रस बनता है, इसको हम कहते हैं आंत्रीय रस। इस बचे खुचे पाचन को करने के लिए आंतरिक रस पाया जाता है। इसमें भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जो भोजन के बचे हुए भाग का पाचन करते हैं। इसके पश्चात भोजन का अवशोषण किया जाता है। अवशोषण करने के लिए वो आंत की दीवारों पर छोटे छोटे उभार जैसे पाए जाते हैं जो इस अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। इन उभारों को हम रसांकुर या विलाई कहते हैं। रसांकुर या विलाई कहते हैं। जैसे हम मान लें कि यहाँ से यहाँ तक हमें एक धागा बांधना है तो हम सीधे बांधेंगे तो इतनी ही सतह रहेगी, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक हम बांधने के लिए अगर इसको हम ऐसे ऐसे करके बांधेंगे धागा तो हमारा लंबा धागा बांध सकते हैं। यानी इस प्रकार से हम अवशोषण की सतह को, अगर हम इस धागे को सीधा करें तो ये धागा लगभग इतना लंबा हो जाएगा। तो अवशोषण की सतह बढ़ जाती है जिससे कि अवशोषण आसानी से होता है और यह अवशोषित भोजन जो होता है फिर उसके पश्चात रुधिर से होता हुआ कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। कोशिकाएं इसको ग्रहण कर लेती हैं और अपने जीवद्रव्य में मिला लेती हैं। तो जीवद्रव्य में मिलाने की इस क्रिया को हम स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। इसके पश्चात जब भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है तो वहां पर जो भोजन के जिस भाग का पाचन नहीं हुआ होता है वही भोजन जो होता है वो बड़ी आंत में पहुंचाया जाता है। वहां पर भोजन के अधिक से अधिक भाग से पानी का अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे कि भोजन जो होता है वो लगभग अर्धठोस अवस्था में पहुंच जाता है और इसी अर्धठोस अवस्था को मल या विष्ठा कहते हैं। और इसी अपच भोजन को हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस क्रिया को हम बहिक्षेपण या मल विसर्जन कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हम इजेशन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे शरीर में पाचन क्रिया संपूर्ण होती है और इस प्रकार से हमारा ये पोषण का टॉपिक अब समाप्त होता है। बच्चों,